इस वीडियो में हम इंडियन इकोनॉमी के 15 प्रमुख शब्दावलियों पर चर्चा करेंगे। पहला है बफर स्टॉक। बफर स्टॉक क्या होता है? जब आपात स्थिति होती है या कुछ आकांक्षा होती है कि आपात स्थिति आएगी, तो ऐसे में हम लोग कुछ वस्तुओं की कमी को पूरा करने के लिए, जो भविष्य में कमी हो सकती है उसको पूरा करने के लिए उसका स्टॉक तैयार करते हैं, उसका संग्रह तैयार करते हैं। यही बफर स्टॉक कहलाता है। दूसरा है विनिवेश। विनिवेश से आप क्या समझते हैं? तो विनिवेश से आशय है कि सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है? जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 51% से ज़्यादा हो। सरकार के शेयर 100 शेयरों में 51 या उससे ज़्यादा हो तो वह सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कहलाता है। तो विनिवेश से आशय है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से अंशों या शेयरों का विक्रय करना, इसे डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता है। अर्थात सरकार अपने शेयर जब बेचना शुरू कर देती है तो उसे हम लोग कहते हैं विनिवेश। सरकार निवेश नहीं करती है बल्कि उल्टा निवेश को कम करती है, इसे ही विनिवेश कहते हैं। अपने शेयर को बेच देती है। अगला है एम्बार्गो। एम्बार्गो क्या है? जब किसी देश के व्यापार को प्रतिबंधित करने के उद्देश्य से उस देश के जहाज को बंदरगाह पर आने से रोक लगा दिया जाता है, तब उसे एम्बार्गो कहते हैं। अर्थात क्या है कि जब किसी देश, अर्थात हमें अमेरिका से कोई सामान लेना है, आ रहा है, लेकिन हम उसको प्रतिबंध कर दिए कि हमारे यहाँ नहीं आना है, तो बंदरगाह पर ही उसे आने नहीं दिया जाएगा। उसी को हम लोग एम्बार्गो कहेंगे। अगला है हार्ड करेंसी। हार्ड करेंसी क्या है? जब किसी मुद्रा की मांग पूर्ति की तुलना में अधिक होती है तो ऐसे मुद्रा को हार्ड करेंसी कहते हैं। प्रायः विकसित राष्ट्रों की मुद्रा हार्ड करेंसी कहलाती है। जैसे अमेरिका की मुद्रा की मांग हमेशा ज़्यादा रहती है, अर्थात डॉलर की मांग हमेशा ज़्यादा रहती है, ठीक है, जबकि उसकी पूर्ति की तुलना में मांग ज़्यादा होती है। इसीलिए अमेरिका की करेंसी जो US डॉलर होती है वह हार्ड करेंसी कहलाती है। तो सॉफ्ट करेंसी क्या होती है? तो सॉफ्ट करेंसी जब किसी मुद्रा की मांग की तुलना में पूर्ति अधिक होती है, ऐसी मुद्रा को सॉफ्ट करेंसी कहते हैं। जिसकी करेंसी की वैल्यू जितनी कम होती है, आप समझिए वह उतनी ही सॉफ्ट करेंसी है। प्रायः अल्प विकसित राष्ट्रों की मुद्रा सॉफ्ट करेंसी होती है। जीरो नेट एड क्या है? जब किसी देश की अर्थव्यवस्था स्वनिर्भर हो जाती है तब उसे जीरो नेट एड कहा जाता है। अर्थात हम अपनी सभी ज़रूरतें जब पूरा करने लग जाते हैं, स्वनिर्भर रहते हैं, आत्मनिर्भर हो जाते हैं, तो हमें उसे जीरो नेट एड कहेंगे। बेसल मानक क्या है? तो बेसल जो है बैंकों के जोखिम प्रबंधन से जुड़ी एक शब्दावली है। बेसल जो है वह एक बैंकिंग शब्दावली है जो जोखिम प्रबंधन, बैंकों के जोखिम प्रबंधन से संबंधित है। अगला शब्द है उदारीकरण। उदारीकरण क्या होता है? तो उदारीकरण, इसमें नियमों एवं प्रक्रियाओं को आसान बनाते हुए अर्थव्यवस्था को उदार बनाने का प्रयास किया जाता है। अर्थात नियमों एवं प्रक्रियाओं को आसान बनाया जाता है। अगर कोई व्यापारी व्यापार करने आता है तो उनके लिए नियम जटिल ना हो, उनके लिए प्रक्रिया जटिल ना हो, इसीलिए उसको आसान बनाते हैं। आपने सुना होगा सिंगल विंडो क्लियरेंस। तो यह क्या है? यह नियम एवं प्रक्रियाओं को आसान बना रहा है। एकल खिड़की, एक ही जगह पर आइए और अपना काम कराइए। कहते हैं ना 7 दिन में या 7 घंटे में या 24 घंटे में कंपनी खोलिए। तो यह क्या है? उदारीकरण का एक तरीका है, उदारीकरण का एक टूल है। तो उदारीकरण में नियमों एवं प्रक्रियाओं को आसान बनाते हुए अर्थव्यवस्था को उदार बनाने का प्रयास किया जाता है, जिसमें लाइसेंस, कोटा, परमिट आदि प्रतिबंधों को शिथिल कर अर्थव्यवस्था को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाया जाता है। भारत में इसका प्रारंभ 3 जुलाई 1991 को प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के काल में हुआ था। 1991 में LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, 3 चीज़ें भारत में शुरू की गई थी। तो यहाँ पर जो लिबरलाइजेशन है वही उदारीकरण है। प्राइवेटाइजेशन क्या था? तो चीज़ों को, जो सरकारी चीज़ें थी उनको प्राइवेटाइज करना था, सरकारी उपक्रमों को प्राइवेट कर देना था, निजी हाथों में बेच देना था, डिसइन्वेस्टमेंट कर देना था, यही प्राइवेटाइजेशन था। और ग्लोबलाइजेशन क्या था? तो ग्लोबलाइजेशन यह था कि अपनी अर्थव्यवस्था को, यानी देश की, भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना था, अच्छी से कनेक्ट करना था, यही था ग्लोबलाइजेशन, ताकि निवेश पर्याप्त मात्रा में भारत में इनफ्लो हो सके।
अगला शब्द है ऋण जाल। ऋण जाल क्या है? तो जब कोई व्यक्ति लिए गए उधार के ब्याज को अथवा मूलधन को नहीं चुका पाता है, नए ऋण लेकर पुराने ऋण को चुकाता है, तब ऐसी स्थिति को ऋण जाल फंसा हुआ माना जाता है। ऋण जाल में क्या होता है कि जब हम किसी से ऋण लेते हैं और उस ऋण को हम चुका नहीं पा रहे हैं, नहीं मूलधन नहीं ब्याज चुका पा रहे हैं, और उसको ब्याज और मूलधन चुकाने के लिए भी दूसरों से ऋण लेना पड़ रहा है, ऐसी स्थिति को ऋण जाल कहेंगे। अगला शब्द है बुलियन मार्कस। तो बुलियन मार्कस क्या है? तो बहुमूल्य धातुओं जैसे सोना, चांदी आदि का बाजार, जहां व्यापार सिल्लियों एवं सिक्कों में आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, बुलियन मार्कस कहलाता है। बुलियन मार्कस क्या है? तो बहुमूल्य धातुओं जैसे सोना, चांदी आदि का बाजार, जहां व्यापार सिल्लियों व सिक्कों में आभूषण बनाने के लिए किया जाए, वह बुलियन मार्कस कहलाता है। बुलियन मार्केट क्या है फिर? तो बुलियन मार्केट में क्रय विक्रय बहुमूल्य धातुओं को आधार धातुओं के रूप में खरीदा जाता है, अर्थात वहाँ बहुमूल्य धातुओं के आधार पर ही खरीद बिक्री होती है, वह बुलियन मार्केट है। बुलियन का आप सीधा सा अर्थ समझेंगे कि यहाँ बहुमूल्य धातुओं का जैसे सोना चांदी का खरीद बिक्री से संबंधित बात है। वहीं क्रेता मार्केट क्या होता है? जो खरीदने वाला मार्केट है। ऐसे बाजार जहां क्रेता लाभ की स्थिति में हो, उसे क्रेता बाजार कहते हैं, अर्थात जहां चीज़ें हमें क्रेता के पक्ष में हो, सस्ती हो, उसे हम लोग क्रेता बाजार कहेंगे। वहीं विक्रेता बाजार क्या है? ऐसे बाजार जहां विक्रेता लाभ की स्थिति में हो। ऐसे बाजार जहां किसी वस्तु के क्रेता कई हो लेकिन विक्रेता सीमित हो, यानी विक्रेताओं की जहां मोनोपोली या एकाधिकार जैसा कुछ हो, यहाँ पर विक्रेता हमेशा लाभ की स्थिति में रहे, उसे हम लोग विक्रेता मार्केट कहेंगे। मुक्त व्यापार क्या है? अगला शब्द है मुक्त व्यापार। तो मुक्त व्यापार क्या है? विभिन्न देशों के बीच होने वाला व्यापार जो सीमा शुल्क, विदेशी मुद्रा नियंत्रण, कोटा नियंत्रण जैसे बाधाओं से रहित हो, अर्थात इसमें शुल्क और जो दर होते हैं, कर होते हैं, उससे क्या होती है? कटौती की जाती है कि कोई सामान आया तो कस्टम शुल्क कम लगेगा, उस पर कस्टम ड्यूटी कम लगेगा, साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के जो नियंत्रण होते हैं उसको भी कम किया जाता है या ख़त्म कर दिया जाता है लगभग, उसे ही मुक्त व्यापार कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में FTA कहते हैं। मुक्त बंदरगाह क्या है? तो ऐसा बंदरगाह जहां पुनर्निर्यात के लिए आयातित वस्तुओं पर बिना शुल्क आयात किया जाता है। वहीं क्रोनिक कैपिटलिज्म क्या है? यानी घोर पूंजीवाद, कारोबार करने का एक ऐसा तरीका जिसमें कंपनी अपने परिवार मित्रों का ध्यान रखते हुए सारे निर्णय लेती है। इस प्रकार इस शब्द का प्रयोग नकारात्मक अर्थ में होता है। क्यों नकारात्मक होता है? क्योंकि कंपनी अपने परिवार और मित्रों का ध्यान रखती है। कंपनी का अपना एक सिद्धांत होता है जिसको कॉरपोरेट गवर्नेंस कहते हैं। उसके जगह पर कंपनियां क्या करती है? अपने परिवार मित्र, अपने विशेष पहचान वाले लोगों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेती हैं ताकि उनको लाभ मिले। इसे ही क्रोनिक कैपिटलिज्म कहते हैं।